हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्शन फॉर ड्रीम में। तो अपन पीछे वाले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे पेपर फर्स्ट में थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल की। तो अब अपन बात करने वाले हैं, पीछे वाले वीडियो में हमने स्टैटिक्स के बारे में पढ़ा कि स्टैटिक्स फिजिक्स में क्यों यूज की गई तथा इसके कितने पार्ट होते हैं। तो मैंने बताया था आपको स्टैटिक्स के दो पार्ट होते हैं, क्लासिकल स्टैटिक्स और क्वांटम स्टैटिक्स। तो पता है आपको क्वांटम स्टैटिक्स में क्या होता है, चक्रण का रोल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है माइक्रो पार्टिकल है उनका अध्ययन किया जाता है। तो माइक्रो पार्टिकल में क्या होता है, चक्रण होता है। चक्रण कितने तरीके का होता है इसमें क्वांटम स्टैटिक्स कितने पार्ट होते हैं, पार्ट क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें किन कणों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म कणों का, या आप बोल सकते हो तरंग प्लस कण का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इनके चक्रण को, इनकी स्थिति को अपन अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए इनमें चक्रण का रोल होता है। तो चक्रण इनमें दो तरीके से होता है, एक तो होता है पूर्णांकी, एक होता है अर्धविषम पूर्णांकी। यदि जिन कणों का चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, पूर्णांकी 1 2 3, वो कौन से कण होते हैं, बोसोन। अब बात करता हूं मैं अर्धविषम पूर्णांकी, जिन कणों की चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, अर्धविषम पूर्णांकी। अर्धविषम पूर्णांकी कैसे, 1/2, 3/2, 5/2। वो कण किस सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं, फर्मी डिराक सांख्यिकी। जिन कणों को क्या बोलते हैं, फर्मियोन। ओके, तो अब इन चक्रण के आधार पर इनको दो सांख्यिकी में विभाजित किया गया। वे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, पूर्णांकी। जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, पूर्णांकी, वो किस सांख्यिकी का पालन करते हैं, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का। और जिन कणों की चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, अर्धविषम पूर्णांकी, वो किस सांख्यिकी का पालन करते हैं, फर्मी डिराक सांख्यिकी के अंदर उन कणों का अध्ययन किया जाता है जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, अर्धविषम पूर्णांकी, तथा जिन कणों को क्या कहते हैं, फर्मियोन। ओके, तो अब अपन पढ़ने वाले हैं कि इन कणों का बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में और फर्मी डिराक सांख्यिकी में इनका अलग अलग ऊर्जा स्तरों में इनको वितरण किस तरीके से किया गया। ओके, तो अपन अब सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आने वाला है एग्जाम में। एग्जाम में या तो आपसे पूछी जाएगी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी या पूछी जाएगी फर्मी डिराक सांख्यिकी। ओके, तो अपन अब पहले स्टार्ट करते हैं बोस आइंस्टीन सांख्यिकी। अभी अपन ने पढ़ा कि जिन कणों की चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, पूर्णांकी, वो किस सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी। और इन कणों को क्या कहा जाता है, बोसोन। तथा इन कणों के निकाय को प्रदर्शित करने वाले कण कैसे होते हैं, प्रतिसम्मित होते हैं। तथा एग्जांपल जैसे फोटोन, हीलियम 4, हाइड्रोजन गैस है। तो ये सारी चीजें लिखते हैं अपन अब। ओके, तो अपन लैंग्वेज टाइप में कैसे लिखेंगे, जैसे आप एज इट इज आपको एग्जाम में उतारना है कि यह सांख्यिकी उन अविभेद कणों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, पूर्णांकी। जो अभी अपन ने पढ़ा है उसे ही अपन क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज में लिख रहे हैं। यह सांख्यिकी उन अविभेद कणों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, पूर्णांकी। एग्जाम्पल क्या होंगे, फोटोन, हीलियम 4,
हाइड्रोजन गैस। तथा जिन कणों की चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है पूर्णांकी, उन कणों को क्या कहते हैं? बोसोन। क्या कहा जाता है? बोसोन। तथा ये कण पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल द्वारा क्या नहीं रहते? प्रतिबंधित नहीं रहते। अर्थात यह सांख्यिकी पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या नहीं करती? फॉलो नहीं करती। जबकि बात करूं मैं फर्मी डिराक सांख्यिकी में, उसमें क्या होगा? पाउली एक्सक्लूजन फोर्स, पाउली अपवर्जन नियम क्या होगा? उसमें फॉलो होगा। तो ये और लिख देते हैं। तथा ये कण प्रिंसिपल द्वारा प्रतिबंधित नहीं रहते हैं। अर्थात किसी भी क्वांटम अवस्था में कणों की संख्या पर सीमा पर कोई सीमा लागू नहीं होती। अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या होता है कि कोई एटम है, उसके दो इलेक्ट्रॉन आपने लिए, तो ये कहता है कि उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या क्या नहीं हो सकती? समान नहीं हो सकती। मैक्सिमम 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। ओके। अर्थात किसी भी क्वांटम अवस्था में कणों की संख्या पर कोई सीमा लागू नहीं होती। क्या करते हैं? बोसोन कण जो क्या आते हैं, बोसोन सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं, वो क्या पाउली एक्सक्लूजन फोर्स को क्या नहीं करते? फॉलो नहीं करते। और इन कणों के निकाय को प्रदर्शित करने वाले तरंग फलन क्या होते हैं? सममित होते हैं। ये चीज जो लिख देते हैं। इन कणों के निकाय को प्रदर्शित करने वाले तरंग फलन कैसे होते हैं? सममित। सममित होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इस सांख्यिकी में आयवीय ऊर्जा स्तर में EI में कणों के रहने की प्रायिकता क्या होती है। अपन अब देखते हैं कि इस सांख्यिकी के अंदर कणों को वितरण करने के तरीके, आयवीय ऊर्जा स्तर में EI में कणों को वितरण करने के तरीके यदि प्रायिकता से प्रदर्शित करें, जैसा कि अपन ने पीछे से रिलेट करो कि मैक्सवेल सांख्यिकी में किया था, तो अपन अब लिखते हैं। एक बार इसको साफ कर देता हूं मैं। इस सांख्यिकी में कण अविभेद होने के कारण आयवीय ऊर्जा स्तर EI में कणों
कण के रहने की प्रायिकता W से प्रदर्शित करें। तब तो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में कणों को IV ऊर्जा स्तर EI में कणों को रखने की प्रायिकता या रहने की प्रायिकता को कैसे प्रदर्शित करते हैं? W इक्वल टू पाई आई GI प्लस NI माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन GI माइनस 1 फैक्टोरियल NI का फैक्टोरियल। इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो ये आपको यहां से याद रखनी है डायरेक्टली कि बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में कणों को EI ऊर्जा स्तर में रखने की प्रायिकता को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब अपन मैक्सवेल सांख्यिकी में क्या किया था कि वहां पे तो ये अपन ने निकाली थी और अपन अब क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे डायरेक्टली। तो समीकरण 1 का लॉग लेने पर, लॉग क्यों ले रहे हैं अपन को पता है कि हर सांख्यिकी 3 रूल को फॉलो करती है, 3 शर्तें हैं साम्य अवस्था की। वो तीनों कंडीशन हर सांख्यिकी में क्या करनी पड़ेंगे, अपन को फॉलो करवानी पड़ेंगे। वो 3 कंडीशन कौन सी थी कि अणुओं की संख्या क्या होती है, नियत होती है। दूसरी कौन सी थी कि कुल अणुओं की ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। तीसरी कंडीशन है कि अधिकतम प्रायिकता किसके इक्वल होगी, 0 के। लॉग W मैक्सिमम इक्वल टू 0। ये तीनों क्या है, साम्य अवस्था की शर्तें हैं जो हर सांख्यिकी में क्या करनी पड़ती हैं, फॉलो करनी पड़ती हैं। तो अपन क्या करेंगे, अब समीकरण 2 का लॉग लेंगे। तो लॉग W इक्वल टू लॉग, डायरेक्टली लिख लेते हैं अपन। यहां पे क्या करेंगे, लॉग A अपॉन B का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लॉग A अपॉन B बराबर क्या होता है, लॉग A माइनस लॉग B। तो इसे कैसे लिख देंगे, पाई आई क्या है यहाँ पे, राशियों का गुणनफल। तो अपन क्या लिख देते हैं इसे, समेशन ऑफ I लॉग A क्या है यहाँ पे, GI माइनस NI माइनस 1 माइनस में लॉग B लॉग GI माइनस 1 माइनस लॉग NI फैक्टोरियल और साथ में इनके क्या किया अपन ने, ओनली लॉग की फॉर्म को ओपन किया है लॉग A अपॉन B से। ओके, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन को 1 को हटाना है दोनों जगह से। तो अपन को पता है कि सांख्यिकी के अंदर IV ऊर्जा स्तर EI में कणों को रहने की प्रायिकता अपन इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। समीकरण 1 का लॉग लेने पर तो लॉग की फॉर्म में लिख लेते हैं इसे, लॉग W इक्वल टू, अब क्या करते हैं अपन यहाँ पे सीधा डायरेक्टली लॉग A अपॉन B का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे पाई आई क्या है, राशियों का गुणनफल। तो इसे कैसे लिख देंगे, समेशन ऑफ I, और यहाँ पे फॉर्मूला A अपॉन B का लगा देंगे। तो लॉग A क्या है, GI प्लस NI माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस लॉग B क्या है यहाँ पे, GI माइनस 1 का फैक्टोरियल माइनस लॉग NI का फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ से ये 1 को खत्म करेंगे। तो अपन को पता है कि बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में IV अवस्थाओं के लिए 1 को क्या मान लिया जाता है, NI, और GI के सापेक्ष क्या मान लिया जाता है, 1 को नगण्य मान लिया जाता है। तो ये चीज भी लिख देंगे अपन, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। और कैसा लिखेंगे, समीकरण 2 में IV अवस्थाओं GI व NI के सापेक्ष 1 को नगण्य
मानने पर, अर्थात गैस के अणुओं की कोटि कितनी होती है? 10 की पावर 23। कारण क्या कर लेते हैं अपन, वन को नगण्य मान लेते हैं। तो अपन अब यहां से ये वन तो खत्म हो गया। आगे क्या बनती है इक्वेशन? log W इक्वल टू समेशन ऑफ आई log जी आई प्लस एन आई फैक्टोरियल माइनस log जी आई फैक्टोरियल माइनस log एन आई फैक्टोरियल। ओके, अब अपन क्या करने वाले हैं? इसका अवकलन करने वाले हैं इक्वेशन का। पहले अपन क्या करेंगे? स्टर्लिंग सूत्र लगाएंगे, स्टर्लिंग सन्निकटन सूत्र। तो मैंने आपको पीछे बताया था स्टर्लिंग सन्निकटन सूत्र क्या होता है। कि log की फॉर्म में ऐसे कुछ मान है आपके पास n फैक्टोरियल, तो इसे कैसे लिखते हैं? n log n माइनस n। तो अपन ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। अपन के पास यही फॉर्म बन रही है log, यहाँ पे n की जगह क्या है? जी आई प्लस एन आई फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अपन ये स्टर्लिंग सूत्र का यूज करते हैं। तो ये वाली इक्वेशन को इस रूप में बना लेते हैं। क्या बनती है? log w इक्वल टू समेशन ऑफ आई n log n माइनस n। तो वहां पे क्या है? जी आई माइनस एन आई log जी आई माइनस एन आई माइनस जी आई माइनस सॉरी प्लस एन में। अब अपन यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगाते हैं log स्टर्लिंग वाला। तो क्या बनता है आगे? माइनस तो क्या बनेगा? माइनस हमने पहले से बाहर ले लिया। तो क्या बनेगा? जी आई log जी आई माइनस जी आई माइनस यहाँ पे भी स्टर्लिंग सूत्र। तो क्या होगा? एन आई log एन आई माइनस एन आई। यहां से क्या होगा? ये फैक्टोरियल हट चुका है अपना। अब अपन क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे। तो समीकरण 3 का अवकलन करने पर तो इसका अवकलन कर देते हैं अपन। डेल log W इक्वल टू समेशन ऑफ आई। अपन यहां से अवकलन किस तरीके से करते हैं? a इंटू बी से। तो a ऐसा b का अवकलन तो जी आई प्लस एन आई ऐसा, और इसका अवकलन 2 log x का अवकलन क्या होता है? 1/x। तो क्या हो जाएगा? जी आई प्लस एन आई प्लस जी आई प्लस एन आई का भी जो बनना है तो डेल एन आई प्लस ये ऐसा log जी आई प्लस एन आई और डेल एन आई। ओके, और माइनस डेल एन आई, ये इसका log जी आई प्लस एन आई का। ओके, log नहीं है यहाँ पे, ओनली जी आई प्लस एन आई। अब आगे वाली फॉर्म में करते हैं। तो ये क्या है? कांस्टेंट राशि है जी आई। तो यहाँ पे इसका तो क्या आ जाएगा? 0 माइनस एन आई ऐसा 1/ni इंटू डेल एन आई प्लस log एन आई इंटू डेल एन आई और इसका माइनस डेल एन आई। ओके, तो दो चीजें कैंसिल हो रही हैं, उसे कट कर देता है। डेल एन आई से एन आई कैंसिल, और यहाँ से जी आई से जी आई कैंसिल, और यहाँ पे डेल एन आई प्लस का और यहाँ पे डेल एन आई माइनस का, ये कैंसिल हो गया।
और यहाँ पे भी ये डेल एन आई कैंसिल हो जाएगा किससे, यहाँ पे क्या माइनस का और ये अंदर जाती है माइनस अंदर गुणा होकर जगह प्लस का, तो ये डेल एन आई से कैंसिल, ओनली बाकी क्या टर्म रही log जी आई प्लस एन आई डेल एन आई और log एन आई डेल एन आई। तो यहाँ पे अपन वो फॉर्मूला यूज करेंगे log a माइनस log b का, तो सीधा लिखते हैं log w इक्वल टू समेशन ऑफ i log जी आई प्लस एन आई अपॉन में एन आई, और इनके गुणा में दोनों में क्या चल रहा है एन आई। इसे इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं अपन। तो मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 4 क्या है, डेल लॉग डब्ल्यू क्या कर रहे हैं अपन, प्रायिकता से तो निकाल रहे हैं इसे, तो क्या मान लेते हैं इसे, क्या मैक्सिमम प्रायिकता है, तो क्या लिख देते हैं समीकरण 4 अधिकतम प्रायिकता को प्रदर्शित करती है। अधिकतम प्रायिकता को प्रदर्शित करती है तो साम्य अवस्था की स्थिति से की शर्तों के अनुसार निम्न प्रकार लिख सकते हैं, निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वो इधर लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, डेल लॉग W मैक्सिमम, तो समय अवस्था की शर्त क्या होती है तीसरी, कि अधिकतम प्रायिकता किसके इक्वल होती है, 0 के, तो इसे 0 को इक्वल कर देते हैं समेशन ऑफ i log जी आई प्लस एन आई अपॉन में एन आई इंटू डेल एन आई इक्वल टू 0। ओके, अब अपन साम्य अवस्था की स्थिति लगाते हैं। समय अवस्था की शर्तें क्या होती हैं कि कुल अणुओं की संख्या क्या रहती है, नियत, समेशन ऑफ i एन आई इक्वल टू एन। दूसरी शर्त क्या होती है, कुल अणुओं की ऊर्जा ई आई क्या रहती है, नियत होती है। इसे कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ i ई आई एन आई, ओके, इक्वल टू ई क्या होती है, कांस्टेंट। अब अपन क्या करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, अवकलन करेंगे इन दोनों इक्वेशंस का। तो यहां से ये क्या बनेगी, समेशन ऑफ i डेल एन आई इक्वल टू 0। इसे क्या देते हैं, समीकरण नंबर 4 तो अपनी आ चुकी थी 5। इसी प्रकार इसका भी अवकलन करते हैं, तो समेशन ऑफ i ई आई तो कांस्टेंट है और डेल एन आई
इक्वल टू क्या होगा 0, समीकरण नंबर 6। अब अपन क्या करते हैं, ये अपनी जो इक्वेशंस आई थी वो समीकरण नंबर 4 से आई थी। ओके, तो अब अपन क्या करते हैं, समीकरण नंबर 4, 5 व 6 को लांगराज विधि से हल करके लिखने पर, लेकिन लांगराज विधि से पहले अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को क्या करेंगे, अल्फा बीटा से गुणा करेंगे। ओके, तो लिख देंगे अपन समीकरण 4, 5 व 6 को लांगराज विधि से हल करके लिखने पर तथा समीकरण 5 को अल्फा से तथा समीकरण 6 को बीटा से गुणा करने पर तो बीटा से गुणा करने पर अपन सीधा लांगराज विधि से हल करके लिखते हैं जो इक्वेशंस आती है। क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण 5 और 6 को क्या किया, अल्फा और बीटा से गुणा किया और वो मान क्या रखते हैं अपन यहाँ पे रखते हैं समीकरण नंबर 5 में। तो क्या वैल्यू आएगी, डेल लॉग मैक्सिमम इक्वल टू क्या आएगी, समेशन ऑफ आई लॉग जी आई प्लस एन आई अपॉन में एन आई डेल एन आई माइनस एल्फा समेशन ऑफ आई डेल एन आई माइनस बीटा समेशन ऑफ आई। इनको आप अंदर ही गुणा करके लिख सकते हो साथ में, जैसे समेशन ऑफ आई अल्फा डेल एन आई माइनस समेशन ऑफ आई बीटा ई आई डेल एन आई, ओके, इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन को क्या किया हमने, 4, 5, 6 को लांगराज विधि से हल करके समीकरण 5 को क्या किया था, अल्फा से गुणा, समीकरण 5 क्या थी, समेशन ऑफ आई डेल एन आई, तो इसको ओनली अल्फा से गुणा किया और समीकरण 6 थी उसको किससे गुणा किया, बीटा से गुणा करके लिखने पर जो इक्वेशन आती है वो ये आती है। अब अपन क्या करते हैं, इनमें दो चीजें कॉमन आ रही है तो समेशन ऑफ आई इनमें सभी में कॉमन और डेल एन आई कॉमन है तो वो चीजें वो लिख लेते हैं, डेल लॉग डब्ल्यू मैक्सिमम इक्वल टू समेशन ऑफ आई सभी में कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, लॉग जी आई प्लस एन आई और समेशन ऑफ एन आई भी क्या है, तीनों पद से कॉमन है तो माइनस अल्फा समेशन ऑफ आई डेल एन आई, इसमें भी कॉमन आ गया समेशन आई और डेल, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस बीटा ई आई और डेल एन आई इक्वल टू 0, ओके। अब क्या करते हैं अपन, ये समेशन ऑफ आई और डेल एन आई जो समीकरण नंबर अपनी 5 थी वो क्या थी, इन दोनों का मान किसके इक्वल था, 0 के, तो ये दोनों तो अपन किधर भेज देंगे 0 के साइड, तो अपने पास क्या बचेगा, लॉग जी आई प्लस एन आई अपॉन में एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं अपन, इनको उधर साइड भेज देते हैं तो क्या बचेगा, लॉग जी आई प्लस एन आई अपॉन में एन आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ई आई, ओके। तो अब इस लॉग को उस साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पे ई की पावर में जी आई प्लस एन आई अपॉन में एन आई इक्वल टू ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। अब इस फॉर्म को अपन कैसे लिख सकते हैं, जी आई
प्लस 1 अपॉन में एन आई। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, जी आई प्लस में 1 अपॉन में एन आई इक्वल टू ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। अब क्या करेंगे, ये 1 और इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या होगा जी आई अपॉन में एन आई इक्वल टू ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस 1। अब क्या करेंगे, अपन इनका क्रम परिवर्तन करेंगे क्योंकि अपने को एन आई इक्वल टू निकालना है। तो क्या होगा यहाँ से एन आई अपॉन में जी आई इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई, और एन आई इक्वल टू क्या होगा जी आई अपॉन ई की पावर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे माइनस साथ में ई आई माइनस 1। इसे इक्वेशन नंबर कितना दे देते हैं अपन, 7 तो आ चुकी थी। तो इक्वेशन नंबर 7 को ही क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन वितरण सूत्र भी कहा जाता है इसे। और यहाँ पे अपनी बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी सिद्ध हो जाती है। तो आपको बस इतना ही एग्जाम में करके आना है यहाँ तक। ओके, तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, और you have any questions, doubts, so easily ask me in comment box. Okay guys, thank you.